एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सरल माध्यम है, फिर भी जो चरित्र, जो नाम लेखकों के आ जाएंगे, जहाँ पर आवश्यक लगेगा कुछ व्याख्या भी देता चला जाऊंगा। कहानी का शीर्षक है मुलाकात या स्वप्न। मैं सीतापुर पहुंचा, सन 2000 की बात है। मैं कहने का मतलब विनोद नहीं लगाएंगे आप। ये आत्मकथात्मक शैली में उपन्यास या कहानी लिखने की विधा है। मैं सीतापुर पहुंचा, सन 2000 की बात है। कई वर्षों से बड़ी साध थी मन में अंग्रेजी साहित्य में एमए करने की। फीस जमा करने आया था। अतः पंजाब नेशनल बैंक पहुंचा। भीड़ कम थी क्योंकि 10:15 हुए थे। क्लर्क अपनी सीट पर नहीं पधारे थे क्योंकि अपने देश में समय से काम करने वाले लोग कम हो गए। बहरहाल एक श्वेत वस्त्र धारिणी चुस्त दुरुस्त आभा ने प्रवेश किया। उस काउंटर पर पहुंची जहां पर बैठने वाला क्लर्क नदारद था। अतः वो अंग्रेजी में बड़बड़ाने लगी, लेकिन मैं हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि कहानी हिंदी में है। उसका बड़बड़ाना सुनिए। कोई समय का महत्व तो नहीं है, 10 बज चुका है, मान्यवर सीट पर नहीं पधारे हैं। पता नहीं उसका बड़बड़ाना था या उसकी अंग्रेजी का प्रभाव था कि क्लर्क सीट पर आ गया और उस युवती ने अपना बाउचर क्लर्क को दिया। मैं भी युवती के पीछे खड़ा हो गया लाइन में। उसकी केश राशि आबनूस की तरह काली थी। उसके श्वेत वस्त्र उसकी आभा को दुगुनित कर रहे थे। सुरुचिपूर्ण ढंग से संपूर्ण शरीर ढका, कोई आडंबर न था उसके पहनावे में। क्लर्क तमतमा कर बोला, तुमने बाउचर अंग्रेजी में क्यों भरा? उसने उत्तर दिया, मैं अंग्रेजी में एमए कर रही हूं। क्लर्क ने कहा, बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा? युवती ने कहा, पढ़ा तो था, लेकिन आपका बाउचर 2 भाषाओं में है, अतः मैंने अंग्रेजी में भर दिया। अब क्लर्क शांत हो गया क्योंकि युवती लगातार अंग्रेजी बोल रही थी। उसने उसका बाउचर लिया, धन जमा किया, रसीद दे दी। चुपचाप वो युवती मुड़ी। क्षण भर के लिए आंखें टकराईं। उसने स्थान छोड़ा। मैंने अपनी फीस जमा की और बाहर निकला। देखा गेट से थोड़ी दूर पर वो अपना स्कूटर किक कर रही थी और वो स्टार्ट नहीं हो रहा। मैं धीरे धीरे चलकर उसके पास पहुंचा और मैंने कहा, मे आई हेल्प यू? उसने मुझे देखा और एक और हट गई स्कूटर छोड़कर। मैंने कुछ किक लगाई, स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। टूल बॉक्स खोला और प्लग निकाला स्कूटर का। वो कॉफी काला था। मैंने उसे साफ किया तार और रेगमाल से जो टूल बॉक्स में थे। अच्छी तरह से प्लग साफ करके पॉइंट पर कस दिया और किक लगाई। स्कूटर स्टार्ट हो गया। वह मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराया। वो पास आकर बोली, चलो अब तुम ही चलाओ, हिंदी सभा के पार्क तक ले चलो, वहीं हाथ धो लेना।
मैंने उसकी बात मान ली। क्योंकि मैं उससे प्रभावित था, वो पीछे बैठ गई। 10 मिनट के बाद हम लोग हिंदी सभा के पार्क में थे। पार्क जन शून्य था अभी, जैसा सभी साहित्यिक संस्थाओं का हुआ करता है। स्कूटर रोका, हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए। अब वो मेरे सामने थी, मैं उसके सामने। उसका नक्सिक वर्णन बाद में सुनाऊंगा। पहले उसकी बातें सुनाता हूं जो उसने अंग्रेजी में की थी। उसने धन्यवाद बोला तो श्वेत अनार के दाने दिखाई पड़े। वो पवित्र आभा से युक्त विदुषी युवती थी। उसका संयत और निडर व्यवहार अच्छा लग रहा था। मुझसे रहा ना गया, मैंने पूछ ही लिया, तुम इतनी निर्भीक क्यों हो? उसने उत्तर दिया मुस्कुराकर, मैं जूडो और कराटे जानती हूँ, मेरे भाई इसके प्रशिक्षक हैं। तब तो तुमसे डरना चाहिए। मैं मुस्कुराया, वह मुस्कुराई, किंतु बोली, तुम्हें डर नहीं लग सकता क्योंकि तुम एक कल्चर्ड फेलो हो। मैंने उसे थोड़ा कुरेदना चाहा, अतः पूछा, तस्लीम नसरीन के बारे में क्या सोचती हो? वो थोड़ा गंभीर हो गई और कहने लगी, तस्लीमा की लज्जा एक कथात्मक रिपोर्टाज था। भारत में एक विवादास्पद खंडहर के गुंबदों के गिरने के बाद बांग्लादेश में होने वाली धार्मिक तथाकथित अंधी विवेक शून्य क्रियाओं पर एक लेखिका की विवेकशील प्रतिक्रिया थी। यद्यपि उसमें पाठिका के रूप में मुझे सम्मोहन नहीं लगा, किंतु औरत के हक में हाथ लगी तो लगा तस्लीमा एक क्रांतिकारी लेखिका है। उनकी कविताएं भी पढ़ी जो उनकी सपाट बयानी का आलेख है, जिनमें लेखकीय ईमानदारी का प्रमाण मिलता है। किंतु अब मैं उनके उपन्यास द्विखंडिता को पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें उन्होंने दैविक पिघलनों को अनावृत किया है और जिस पर तथाकथित लेखक बौखलाने लगे। लेकिन सच कहूं तो सन्स एंड लवर्स ऑफ लॉरेंस या लोलिता अथवा फील्डिंग के टॉम जोन्स और एंड्रयू जोसेफ जैसे उपन्यासों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि तस्लीमा ने द्विखंडिता लिखकर कोई गुनाह किया होगा। ये जिन उपन्यासों का नाम कहानी में आ गया है, ये अंग्रेजी साहित्य के लेखक थे, उनके उपन्यासों के नाम थे, और जो लोग अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो इन उपन्यासों की गहराई को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कहकर वो रुकी, लेकिन मैं अपलक उसे देख रहा था। स्वाभाविक था कि मेरी आंखें उसकी गहरी मर्म भेदनी आंखों से टकराई। अब उसने पूछा, तुम करते क्या हो और तुम इतने जिज्ञासु क्यों हो? तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम केवल साधारण एमए करने वाले विद्यार्थी नहीं हो। उत्तर दिया मैंने, मैं एक प्राइवेट कॉलेज के पुस्तकालय का अध्यक्ष हूँ। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से BLSC की थी 1995 में। पारिवारिक और जैविक तथा मानसिक संतुष्टि के लिए ये नौकरी उचित लगी। मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी बड़ी रिच है, अतः अध्यापक या विद्यार्थी भले ही कम पुस्तकें इशू करवाते हों, लेकिन मुझे पढ़ने का मौका खूब मिलता है। प्रश्न है उसका,
केवल पढ़ते हो या लिखते भी हो, तुम्हारी आंखें तुम्हें लेखक सिद्ध करती हैं। मैंने कहा, ठीक पहचाना तुमने। मैं 15 वर्ष की अवस्था में तुकबंदी करने लगा था। कम से कम 5 डायरी कविताओं से भर गई। एक उपन्यास लिखा, वो प्रकाशित है। लगभग 40 कविताएं और 5 कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। उसकी आंखों में कुतूहल था। उसने पूछा, इतना लिखकर भी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं लेते? उसकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए मैंने कहा, पिछली बार एक कथा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, किंतु पुरस्कार तो दूर की बात, उन निर्णायकों को मेरी कहानी छापने योग्य भी न लगी थी, क्योंकि मैं किसी साहित्यकार की औलाद नहीं, किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में रीडर या विभागाध्यक्ष नहीं। जानती होगी तुम, नाम छपा करते हैं और लेखक गुमनाम रहा करता है। क्योंकि उसके बाद मैंने उस पत्रिका के अंक पढ़े और चुनौती दे सकता हूं कि मेरी कहानी कहीं अलग थी। जो कहानियां उन्होंने छापी थीं उनसे, क्योंकि मैं युगबोध के बिंब देता हूं और राजनीति के कारण उनको दलित चेतना का चश्मा चढ़ गया था। यह विडंबना उनका मानक बन गया था, किंतु राजनीति, धार्मिक समाज और पत्रकारिता के जगत की तरह साहित्यिक समाज भी पक्षपातवाद का शिकार है। अब उसकी मुस्कुराहट विडंबनात्मक हो गई थी और वह बोली, तहमीना दुर्रानी पाकिस्तान के अभिजात्य परिवार की न होती तो क्या उन पर घटित और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ा जाता? क्योंकि साधारण व्यक्ति अपने लेखन को अच्छी पुस्तक की शक्ल में छपवा नहीं सकता, फिर उसको पढ़ने वाले लोग भी कम होते हैं। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तहमीना दुर्रानी की किताब माय फिडुअल लॉर्ड्स लखनऊ विश्वविद्यालय के परास्नातक पाठ्यक्रम में चलती है, क्योंकि वो लेखक या लेखिका, क्योंकि वो या उसका परिवार प्रसिद्ध नहीं होते, लेकिन बीपी सिंह और अटल बिहारी तोला तोला भर लिखकर कवियों में गिने जाने लगे और गोपाल दास नीरज हजारों गीत लिखते लिखते बूढ़े हो गए तो भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। कहकर वो रुकी और मुस्कराई। उसकी निष्कलुष हंसी ने मेरा गम हल्का कर दिया। मैं अपनी व्यथाएं भूल गया। मुझे कुछ अचानक याद आया और मैंने उससे कहा, मैंने एक सपना देखा था, कहो तो सुनाऊं। उसने कहा, जरूर सुनाइए। मैं उसे अपना सपना सुनाने लगा। सपना सुनाता हूँ। मैंने देखा, मेरे सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, उसमें भारत का नक्शा बना हुआ है, संसद चल रही है, लोकसभा भी, राज्यसभा भी, पूरे देश की विधानसभाएं और विधान परिषदें चल रही हैं। मैंने उनकी संख्या गिनने की कोशिश की, वे कुल 28 या 29 हो रही थीं। एकाएक सारी विधायिकाएं धरती में समाती जा रही हैं, किंतु तथाकथित देश के रखवाले अंदर अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं। कोई 5 मिनट में वे सब कानून निर्माण करने वाली संस्थाएं धरती में समा जाती हैं और आधे स्थानों पर जलाशय बन जाते हैं तथा आधे स्थानों में खूब पेड़ पौधे लगे हुए। फिर एक देव पुरुष स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है। वो कहता है कि यह दूसरी क्रांति है, जिससे देश को पवित्रता मिल रही है, और यदि
नौकरशाहों ने अपनी आदतें नहीं बदली तो एक दिन वे सारी इमारतें भी इसी धरती में समा जाएंगी, क्योंकि भारत को विश्व गुरु का स्थान पुनः प्राप्त करना है। इसलिए यह आवश्यक था और किया गया। देश के नागरिकों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत का भूखंड मेरे लिए सर्वप्रिय स्थान है। फिर क्या हुआ, उसने पूछा। मैंने कहा कि फिर तो मेरी आंखें खुल गईं, अतः आगे नहीं देख पाया। सपना तो अच्छा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। काफी समय हो रहा था और हम दोनों को घर भी लौटना था। वो स्कूटर से मुझे स्टेशन पर छोड़ गई और चली गई। मैं सोचता हूँ उसके बारे में और सोचता हूँ यात्रा तो जारी है, अंदर भी और बाहर भी। शायद वो फिर मिलेगी जब पेपर देने जाऊंगा। कहानी कैसी लगी बताइएगा।